प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन का कंसेप्ट है कि यदि दो प्लेन के बीच का एंगल पूछे तो इसका मतलब है कि दोनों प्लेन का जो नॉर्मल है उन नॉर्मल के बीच का एंगल, दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल जो होगा वही कहलाएगा एंगल बिटवीन द प्लेन्स, प्लेन्स के बीच का एंगल। तो आइए इस टॉपिक को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपके सभी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच का एंगल। तो दो प्लेन के बीच का एंगल को समझना है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कहने का मतलब हो गया इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, टू प्लेन के एंगल के बीच का मतलब हो गया कि एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, दोनों प्लेन का जो नॉर्मल है उन नॉर्मल के बीच का एंगल। अब नॉर्मल्स क्या है? नॉर्मल्स वेक्टर्स हैं, अर्थात दो वेक्टर के बीच का आपको एंगल निकालना है। मान लेते हैं कि थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल, एक्यूट एंगल जो है वो थीटा है। यदि दो प्लेन के बीच का एक्यूट एंगल थीटा है तो 180 डिग्री माइनस थीटा जो कि ऑप्टिज एंगल होगा इज ऑल्सो ऑप्टिज एंगल बिटवीन प्लेन्स, वो भी दो प्लेन के बीच का एंगल होगा। लेकिन हम लोग मेनली एक्यूट एंगल ही निकालना सीखेंगे और इसी का जनरल रिजल्ट क्या होगा उसको हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1, या इसी का कार्टेशियन फॉर्म मान लेते हैं कि आर वेक्टर का जो कार्टेशियन फॉर्म है xi प्लस yj प्लस zk, तो इसी प्लेन का जो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन। उसके बाद दूसरा प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो प्लेन के इक्वेशंस हैं, आर इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स। यहाँ पहला प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर n1 वेक्टर है वो क्या है? a1i प्लस b1j प्लस c1k है। और दूसरा प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर n2 वेक्टर जो है ये वो क्या है? a2i प्लस b2j प्लस c2k है। अब जैसे ही इन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लिए तो डॉट प्रोडक्ट लेने से आ गया a1x प्लस b1y प्लस c1z आ गया, और यहां पर है प्लस d1, अर्थात d1 का वैल्यू यहां पर हम लोग प्लस d1 किए हैं, अर्थात d1 का वैल्यू माइनस स्मॉल d1 के बराबर है, या स्मॉल d1 को बोल सकते हैं माइनस d1 के बराबर। यहां माइनस d1 रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस d1 हो जाएगा। उसी तरह से स्मॉल d2 का वैल्यू माइनस d2 के बराबर है, ताकि लेफ्ट हैंड साइड में लाने से वो प्लस d2 आ जाए। तो खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली ये दो इंपॉर्टेंट है, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर। तो ये जो नॉर्मल हो गया एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, नॉर्मल्स क्या है? नॉर्मल्स वेक्टर्स है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल, आप वेक्टर के वीडियो में आपने देखा है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दोनों का मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, मॉडुलस के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे। और यदि हमको एक्यूट एंगल चाहिए, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए इसको मॉडुलस साइन के अंदर लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसी को आपको याद रखना है। इसमें कोई वैसा इंपॉर्टेंट ऐसा चीज नहीं है कि जिसको आप भूल जाए, क्योंकि वेक्टर में आप ऑलरेडी पढ़े हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर कहने का मतलब यहाँ दो नॉर्मल के बीच का एंगल वो क्या होगा? n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाई n1 वेक्टर का मॉड इंटू n2 वेक्टर का मॉड। और इसको मॉडुलस साइन में ले लेंगे ताकि ये थीटा एंगल हमेशा हमारा एक्यूट एंगल निकले, अदरवाइज नेगेटिव आने से ऑप्टिज एंगल प्राप्त हो जाएगा। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म लिखना चाहें, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पढ़े कि आई वाले कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले कोफिशिएंट को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के वाले कोफिशिएंट को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए रिजल्ट आएगा a1a2 प्लस b1b2 और प्लस c1c2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पहला वेक्टर n1 वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, अर्थात रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू, फिर उसी तरह से n2 वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट
A2² प्लस B2² प्लस C2²। तो ये रिजल्ट को आपको याद रखना है। इस रिजल्ट को अभी आप देखेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को हम लोग बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को कैसे आसानी से बनाते हैं। इसमें याद रखने वाला 2 पॉइंट है, 2 नोट्स है कि यदि दो प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, ये दोनों प्लेन एक दूसरे पर नॉर्मल हो, दोनों प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो ये 2 प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो थीटा का वैल्यू 90 लेंगे तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे ही इसको 0 करेंगे, 0 में मॉडुलस मल्टीप्लाई होगा, वो 0 हो जाएगा, तब आपको n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर का वैल्यू 0 होगा। तो ये रिजल्ट को आप याद रखेंगे। यदि दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हो तो दोनों प्लेन के नॉर्मल के जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, या उसी का कार्टेशियन फॉर्म लिखना चाहें तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0, अर्थात i वाला जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट प्लस j का जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट प्लस k का जो कोफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट, इन तीनों का जो सम हो इज इक्वल टू 0 आएगा। ये परपेंडिकुलर के लिए। cos थीटा का ये वैल्यू आ गया a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2। इससे यदि sin थीटा निकाला जाए √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो उसको सिंप्लीफाई करने से कुछ रिजल्ट इस तरह से आएगा कि √ में a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर प्लस b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर प्लस c1a2 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो √ में था, √ में a1² प्लस b1² प्लस c1² इंटू √अंडर में a2² प्लस b2² प्लस c2²। इसको इसलिए निकाला गया यदि दोनों प्लेन पैरेलल हो, ये 2 प्लेन्स आर पैरेलल, तब उनके बीच का एंगल थीटा बराबर 0 और cos 0 बराबर अगर आप लेंगे वैल्यू 1 तो उससे कोई बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ sin थीटा जैसे 0 करेंगे तो sin 0 का वैल्यू 0 और 0 में ये दोनों रूट मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 0, अर्थात ये रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से फ्री हो जाएगा, अर्थात तीनों स्क्वायर का जो सम है इक्वल टू 0 आएगा। और किसी भी स्क्वायर का सम, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, या तो वो पॉजिटिव आएगा या 0 होगा। तो पॉजिटिव आने से तो दो पॉजिटिव का सम कभी 0 हो नहीं सकता है, अर्थात ये तीनों स्क्वायर इंडिविजुअली अलग अलग 0 0 0 के बराबर होगा। तो पहला का 0 जैसे ही करेंगे तो a1b2 माइनस a2b1 बराबर 0, इससे रिजल्ट आ जाएगा a1b2 बराबर a2b1, इससे रिजल्ट प्राप्त होगा a1/a2 बराबर b1/b2, ये रिजल्ट प्राप्त होगा a1/a2 बराबर b1/b2। उसी प्रकार से दूसरा को जब 0 करेंगे तो इसे प्राप्त होगा b1/b2 बराबर c1/c2 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से तीसरा का रिजल्ट को 0 करेंगे तो उसे प्राप्त होगा a1/a2 बराबर c1/c2 प्राप्त होगा। तो यदि दो प्लेन्स पैरेलल हो तो उससे आपको ये रिजल्ट प्राप्त होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और दो प्लेन्स यदि परपेंडिकुलर हो तो उसे ये रिजल्ट प्राप्त होगा a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0। अब आइए इन रिजल्ट्स के उपयोग से हम कैसे बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को बनाते हैं। हमारा एक्सरसाइज 11.3 हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 12 को बनाते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 12 को 2019 में जैक बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21 4 मार्क्स का आता है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या। इस क्वेश्चन नंबर 12 में दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर दिए r वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3 के बराबर 5, और दूसरा दिया r वेक्टर डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5 की इज इक्वल टू 3। तो पूछा जा रहा है कि इन दो प्लेन के बीच का एंगल बताइए, क्वेश्चन यही है। तो चलिए पहला प्लेन का नॉर्मल n1 वेक्टर कितना है 2i प्लस 2j माइनस 3 के, दूसरा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना है 3i माइनस 3j प्लस 5 के। पहला नॉर्मल वेक्टर का मॉडुलस निकाल दिए, √2 का स्क्वायर, फिर j का जो कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर, फिर k का जो कोफिशिएंट है -3 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए 4 प्लस 9 ये आ गया √17। फिर दूसरा n2 वेक्टर का मॉडुलस निकालिए, √i j k के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम ले लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 जोड़ दीजिए, √43 आ गया। अब इस दोनों n1 वेक्टर और n2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले। डॉट प्रोडक्ट का मतलब i वाला कोफिशिएंट को i के साथ मल्टीप्लाई प्लस j वाले कोफिशिएंट को j के साथ मल्टीप्लाई और प्लस k वाले कोफिशिएंट को k के साथ मल्टीप्लाई, अर्थात पहला 2 इंटू 3 प्लस फिर ब्रैकेट में 2 इंटू -3 फिर प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में -3 इंटू 5। इसको सॉल्व किया 2 3 जा 6 और 2 इंटू -3 -6 -3 इंटू 5 -15, 6 और -6 ये 0 हो गया, आ गया वैल्यू -15।
इसलिए एंगल बिटवीन गिवन प्लेन्स के लिए फॉर्मूला हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस साइन के अंदर में n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर का मॉड इंटू n2 वेक्टर का मॉड। दोनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू है -15 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 17। पहला मॉडुलस निकला n1 वेक्टर का और दूसरा n2 वेक्टर का मॉड निकला रूट अंडर 43। दोनों का प्रोडक्ट हो गया रूट अंडर 731 -15 का मॉडुलस हो गया 15। इसलिए एंगल थीटा जो हो गया दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा बराबर कॉस को उधर लेके चले गए या कॉस इनवर्स फंक्शन दोनों तरफ लगा दिए तो कॉस इनवर्स 15 बाई रूट अंडर 731। यही हो गया दिए गए दो प्लेन के बीच का एंगल और आप इस तरह से 4 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए बच्चों, ये जो प्लेन का जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट से परपेंडिकुलर कंडीशंस को यूज कर हम एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें चूंकि क्लास 10 का भी कंसेप्ट यूज हुआ है इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने स्पेशली डाला है। ये आपके टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये 2020 में पूछा गया है, जैक बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है। इससे बोलता है कि प्लेन का इक्वेशन निकालिए। उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो प्लेन 1 -1 2 पॉइंट को रखता है और वो जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। दो प्लेन दिया गया, इन दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए, ये क्वेश्चन है। तो जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना उसका इक्वेशन हम लोग मान लें ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं पहला प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं। जिसका प्लेन का इक्वेशन निकालना उसी को मान लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1। तो लेट इक्वेशन नंबर 1 जो है इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेन्स, यह उस प्लेन का इक्वेशन है जो कि कंटेन करता है पॉइंट 1 -1 2 पॉइंट को रखता है एंड और ये जो प्लेन है इस परपेंडिकुलर, यह प्लेन परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? टू ईच ऑफ द प्लेन्स। दो गिवन प्लेन्स है 2 नंबर और 3 नंबर मान लेते हैं, इन दोनों प्लेन्स पर परपेंडिकुलर है। 2x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 5 और दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इन दोनों प्लेन पर यह पहला वाला प्लेन परपेंडिकुलर है। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग पहला जो प्लेन लिखे उसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? उसका नॉर्मल वेक्टर ai प्लस bj प्लस ck। फिर दूसरा का नॉर्मल वेक्टर क्या है? 2i प्लस 3j माइनस 2k। फिर तीसरा का नॉर्मल वेक्टर i प्लस 2j माइनस 3k। तीनों प्लेन का हम नॉर्मल वेक्टर लिख दिए। अब चूंकि पहला प्लेन दूसरा प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है तो दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो डॉट प्रोडक्ट का 0 होगा, इसका मतलब हो गया दोनों का i कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें प्लस j कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें प्लस k कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, अर्थात a इंटू 2a फिर 3 इंटू b 2a प्लस 3b और फिर -2 इंटू सी -2c बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0। उसी प्रकार से जो रिक्वायर्ड प्लेन 1 था वो 3 पर भी परपेंडिकुलर है, अर्थात पहला प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है n1 वेक्टर और तीसरा प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है n3 वेक्टर, दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट होगा 0। तो चलिए अब नॉर्मल ले लीजिए n1 डॉट n3 का। तो इसका कोफिशिएंट n1 का हो गया a इंटू 1 हो गया a प्लस b इंटू इसका कोफिशिएंट हो गया 2 तो प्लस 2b और प्लस c इंटू -3 c इंटू -3 हो गया -3c बराबर 0। तो ये दो आ गए ए बी सी के रिलेशन। अब ये 4 और 5 नंबर यहां पर हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इसी को बताने के लिए हम इस सवाल को डाले हैं। ये ऑलरेडी क्लास 10 में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़े थे। इसमें करते क्या है कि पहला कोफिशिएंट को हम लोग ए लिख दिए डिवाइडेड बाय दूसरा वाला में पहला प्लस फिर अगला में माइनस बी और फिर इज इक्वल टू सी लिख देते हैं। और लिखने के बाद जब ए का लिख रहे हैं तो ए को आप कवर कर लेंगे और उसके बाद आप इस वे में इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे इन बी वाले कोफिशिएंट और ये सी वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इधर वाले कोफिशिएंट को माइनस कर लेंगे, इस वाले कोफिशिएंट को माइनस कर लेंगे आप। तो इसी चीज को करते हैं हम लोग। ए डिवाइडेड बाई ए को हम लोग कवर कर लिए, अब बी और सी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किए 3 इंटू -3 फिर माइनस, अब इधर वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किए -2 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस बी। अब इस बार बी को आप कवर कर लें, अब उसी वे में मल्टीप्लाई करें 2 इंटू -3 फिर माइनस, अब उल्टा ये माइनस के -2 इंटू 1 फिर इज इक्वल टू सी बाई, अब सी को कवर कर सी बाई ए इंटू बी का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 फिर -3 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करें ए डिवाइडेड बाई 3 इंटू -3 हो गया -9 और ये +4 इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय -6 और +2 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 4 -3। वैल्यू आ जाएगा a डिवाइडेड बाय -5
इज इक्वल टू, ऊपर में माइनस बी है, नीचे में -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर नीचे दोनों -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 4 - 3 हो गया 1, इज इक्वल टू लेमडा मान लें से मतलब मान लिया। इससे ए का वैल्यू हो गया -5 लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, बी बराबर वैल्यू हो गया 4 लेमडा और सी का वैल्यू हो गया सिंपली लेमडा। इन वैल्यू को लिख ले, ए का वैल्यू -5 लेमडा, बी का वैल्यू 4 लेमडा, सी का वैल्यू लेमडा। अब प्लेन 1 जो माने हुए हैं, ये प्लेन 1 चूंकि कंटेन कर रहा है 1 - 1 2 और 2 पॉइंट को रख रहा है, इसका मतलब है ये पॉइंट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अर्थात आप x की जगह आप 1 और y की जगह पर -1 और z की जगह 2 आप रख दे प्लेन के इक्वेशन में, रखने से ये हो जाएगा a, और फिर y की जगह आप -1 रखे सो -b, और हम लोग z की जगह 2 रखे सो +2c और +d बराबर 0। ये इसको मान लें इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 में ये a b c का जो वैल्यू आया है वो सारा वैल्यू को पुट करें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन 6 में रखिए। तो a का वैल्यू आया वो -5 लेमडा, तो -5 लेमडा, फिर उसके बाद क्या है माइनस b का वैल्यू है 4 लेमडा, तो 4 लेमडा, अब प्लस c का वैल्यू निकाले हैं हम लोग, c का वैल्यू है हमारे पास लेमडा, और c का वैल्यू में यहाँ 2 मल्टीप्लाई इसलिए हो गया 2 लेमडा और प्लस d बराबर 0। इसको सॉल्व करें, 5 और 4 ये मिलकर -9 में से 2 चला गया तो -7 लेमडा, -7 लेमडा को राइट हैंड साइड भेज दे तो d बराबर हो गया 7 लेमडा। d का वैल्यू हमारा निकल गया 7 लेमडा। अब इस d का वैल्यू और a b c का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, वही आपका प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 a का वैल्यू रख दिया -5 लेमडा x, b का वैल्यू रख दिए हम लोग 4 लेमडा y, और c का वैल्यू रख दिए लेमडा z, और प्लस d का वैल्यू रख दिया 7 लेमडा बराबर 0। x का कोफिशिएंट को जनरली हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए माइनस लेमडा को कॉमन ले लें, माइनस लेमडा कॉमन ले लें, तो यहाँ हो गया 5x, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव -4y, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया -z, और -7 इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय माइनस लेमडा, ये तो 0 बन गया, आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन 5x -4y -z -7 इक्वल टू 0। तो यही मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने में चूंकि थोड़ा सा क्लास 10th का भी कंसेप्ट था और ये डिफरेंट क्वेश्चन था, इसको 2020 में पूछा गया, इसीलिए इस क्वेश्चन को बताया गया है। आइए आज के कंसेप्ट पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। ओके बच्चों, आइए बच्चों, अब हम लोग कंसेप्ट, जो आज का कंसेप्ट है उसको हम लोग यूज करते हैं 11.3 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत से ABCD क्वेश्चन दिए गए हैं, और उन क्वेश्चंस में क्या करना है कि प्लेन का इक्वेशन हमको दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि वो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, वो प्लेन पैरेलल हैं, या प्लेन परपेंडिकुलर या पैरेलल नहीं है, तो उन प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो हम इन तीनों पर एक क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। पहला हम लोग बनाते हैं 13 का क्वेश्चन नंबर बी को। पहला प्लेन का इक्वेशन दिया है 2x + y + 3z - 2 बराबर 0, और दूसरा प्लेन का इक्वेशन दिया है x - 2y + 5 = 0। तो पहला प्लेन से नॉर्मल वेक्टर लिख लीजिए, x का कोफिशिएंट है 2y, y का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 तो 1j, और प्लस z का कोफिशिएंट है 3 तो +3k। दूसरा प्लेन से नॉर्मल वेक्टर लिख ले तो 1 × i - 2 × j, और k है ही नहीं तो +0 × k। तो दूसरा n1 वेक्टर n2 वेक्टर हो गया। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब i वाले कोफिशिएंट को i के साथ मल्टीप्लाई करें 2 × 1, फिर प्लस j को j के साथ मल्टीप्लाई करें कोफिशिएंट को 1 × -2, प्लस k का कोफिशिएंट को k के साथ मल्टीप्लाई करें 3 × 0। तो 2 × 1 हो गया 2, 1 × -2 हो गया -2, 3 × 0 हो गया 0, 2 - 2 आ गया 0। तो यदि नॉर्मल वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 आ गया, इसका मतलब है दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, अर्थात प्लेन्स परपेंडिकुलर है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिए गए जो प्लेन्स है, गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा 13 का क्वेश्चन नंबर बी। उसी प्रकार से इसी 13 का 11.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। इस बार गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स है 2x - 2y + 4z + 5 बराबर 0, और दूसरा है 3x - 3y + 6z - 1 बराबर 0। तो चलिए पहला प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिख लीजिए 2i - 2j और +4k, और दूसरा का नॉर्मल वेक्टर लिख लीजिए 3i - 3j और +6k। अब आइए इनके
आई कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं A1/A2। तो पहला A1/A2, यहाँ A1 का वैल्यू है 2 और A2 का वैल्यू है 3, तो 2/3। फिर B1/B2, B1 का वैल्यू है यहाँ पर -2 और B2 का वैल्यू है -3। -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2/3 आ जाएगा। C1/C2, तो C1 का वैल्यू है 4 और C2 का वैल्यू है 6, तो 4/6। इसको 2 से कैंसिल कीजिए तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आप देख सकते हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों बराबर हैं। तीनों का वैल्यू कितने के बराबर है? 2/3 के बराबर है। इसलिए अगर इस तरह का रिलेशन मिल गया तो हम लोग बोलते हैं कि गिवन प्लेन्स जो हो आपस में पैरेलल है। देयरफॉर गिवन प्लेन्स आर पैरेलल। एग्जामिनर के द्वारा बोला गया या तो चेक कीजिए वो परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, या यदि वो परपेंडिकुलर या पैरेलल नहीं है तो अब उनके बीच का एंगल निकालिए। तो पहला ही क्वेश्चन जो है ये ना ही परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है, तब हम लोग क्या करेंगे? इनके बीच का एंगल निकाल देंगे। इस बार गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स जो दिया गया है वो 7x + 5y + 6z + 30 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 3x - y - 10z + 4 = 0। तो पहला का नॉर्मल वेक्टर लिखिएगा तो 7i + 5j + 6k और दूसरा का नॉर्मल वेक्टर लिखिएगा तो 3i - j और -10k हो जाएगा। अब पहला n1 वेक्टर का मॉडुलस निकालिए तो √i(j k) के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम ले लीजिए। 7 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए 49 + 25 + 36, ये √110 आ जाएगा। अब हम लोग फिर दूसरा n2 वेक्टर का भी मॉडुलस निकालें तो √3 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर और +-10 का स्क्वायर। इसको अभी सॉल्व कीजिए तो 9 + 1 10 और +100, ये भी √110 आएगा। अब n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर निकालिए। यदि ये वैल्यू 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या मतलब आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए कोफिशिएंट को, तो 7 × 3 प्लस जे के कोफिशिएंट को जे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 5 × -1 प्लस के कोफिशिएंट को के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 6 × -10। 7 3 हो गया 21, 5 × -1 -5 और 6 × -10 -60। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -44। अर्थात डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो प्लेन्स कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। अब आप रेशियो भी देखिएगा A1/A2 तो 7/3 और दूसरा B1/B2 देखिएगा तो 5/-1 -5 आ गया। तो आप आसानी से देख सकते हैं 7/3 का वैल्यू -5 के बराबर नहीं है, इसलिए दोनों प्लेन पैरेलल भी नहीं है। अब जब ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो इनके बीच का एंगल हमको निकालना होगा। उसके लिए जरूरत है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर और n1 वेक्टर का मॉड और n2 वेक्टर का मॉड। फॉर्मूला है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए मॉडुलस साइन में n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर का मॉड इंटू n2 वेक्टर का मॉड। डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है -44 हम लोग निकाले और n1 वेक्टर का मॉडुलस निकाले √110, n2 वेक्टर का भी मॉडुलस निकाले √110। अब ये मॉडुलस साइन से बाहर आएगा तो 44, रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट से 3 110। इसको 11 से कैंसिल करते 11 4 जा 44, 11 10 जा 110, फिर 2 से कैंसिल करें तो 2/5। अब दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले ले तो कॉस इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन होगा, आइडेंटिटी थीटा के साथ लगेगा तो ये थीटा एंगल हो जाएगा। सो एंगल बिटवीन गिवन प्लेन्स इज थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/5। तो यहां देखिए जब प्लेन हमारे परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो उनके बीच कुछ एंगल बनेगा और उस एंगल को इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप बच्चों देख रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा वेक्टर का कंसेप्ट है जो कि प्लेन में इस्तेमाल किया गया है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसे जरूर ध्यान से देखें और बनाएं। और फिर भी आपको कोई दिक्कत है, डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपका जब भी डाउट्स क्लियर हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ओके, थैंक यू बच्चों।